आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियाँ यानी परिसंचरण तंत्र में किस किस प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है। तो अगर आप पढ़ भी चुके होंगे इसको एप्लीकेशन के अंदर इन लेक्चर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे जो 8 से 10 लेक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं, तो वहाँ आपने एक चीज़ को सीखा होगा, वो ये सीखा होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम ब्लड्स को पढ़ते हैं, हार्ट को पढ़ते हैं और ब्लड वेसल्स को पढ़ते हैं। तो जो बीमारियाँ होगी वो भी इन्हीं से ही जुड़ी हुई होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिजीज़ रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, सबसे पहले है कॉर्नरी हार्ट डिजीज़, यानी यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलती है, जिन लोगों को अभी पता नहीं है तो, जो हृदय होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त कॉर्नरी आर्टरी के द्वारा दिया जाता है। और जब इस आर्टरी के अंदर क्या कुछ क्षति पहुंच जाती है तो या कुछ जम जाता है इसके अंदर, तो उससे क्या होता है, जिससे कि ब्लड हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है और हार्ट के तक ब्लड पहुंचने में प्रॉब्लम आती है। और ध्यान रखिए, जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे ही काम करता है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से हार्ट को चलाने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए, ये आप देख रहे हैं फोटो के अंदर, देखिए कि आप एक देखें एरोटा और इसमें एक देख रहे हैं राइट कॉर्नरी आर्टरी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। तो ये आर्टरीज हैं जो क्या अरोटा महाधमनी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहाँ से कनेक्ट होके हार्ट को क्या देती है, ये ब्लड देती है। आप आगे देखिए, क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है यहाँ पर। नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी यानी आर्टरी वॉल बिल्कुल क्या है, सही है। और फिर देखिए, जो नैरोविंग कॉर्नरी आर्टरी है इसके अंदर प्लाक जमा हुआ है। ये प्लाक यानी थ्रोम्बोसिस ही है। आपने क्या है लेक्चर में पढ़ाया होगा, आप लोगों को थ्रोम्बोसिस पढ़ाया था। तो ये प्लाक वही होता है कि एक व्यक्ति क्या है, वसायुक्त भोजन को या कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन को एक लंबे समय तक ग्रहण करता जाए और उसकी आवश्यकता के अनुसार से वो एक्सरसाइज वगैरह न करें, तो ये वसा वगैरह जमा होना शुरू हो जाती है आर्टरी में, आर्टरी और वेन्स में, धमनी और सिराओं में। तो उसे प्लाक बोलते हैं। अब ये कैसी दिखती है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, फैट यहाँ पर क्या है, डिपॉजिट हो चुका है। ये कॉर्नरी आर्टरी मान लीजिए, चाहे सेरेब्रम आर्टरी मान लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार की धमनी को मान लीजिए, तो उसके अंदर प्लाक जमा होने की जो बात आएगी, तो आप जो देख रहे हैं अंदर येलो येलो कलर की जो लेयर है, येलो रेड में आ रखी है, तो ये हमारे पास क्या है, प्लाक है, ये वाली इसकी बात हो रही है। ये हमारे पास क्या है, प्लाक है। और यहाँ हम बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो रेड कलर की यहाँ पर है और की ये कौन सी है, कॉर्नरी आर्टरी है। तो यहाँ से, और ये जो ब्लू कलर की है ना, तो ये क्या है, वेन होती है। ये क्या होती है, वेन होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमारे पास जो चीज़ पीछे पड़ी थी एज इट इज चीज़, वो इंग्लिश में कॉर्नरी जो क्या है, हार्ट डिजीज़, यही हमारे पास क्या है, यहाँ पर इंग्लिश में आपको मिलेगी। अब दूसरी डिजीज़ के बारे में बात करते हैं, उच्च रक्तदाब यानी हाइपरटेंशन। इसे क्या, धमनी का उच्च रक्तदाब भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो धमनियों की दीवारों पे क्या, बहुत अधिक दाब डालने शुरू कर देता है। उसके पीछे कारण क्या होता है, उसके पीछे कारण कई सारे हो सकते हैं। एक कारण तो हमारा खान पान, ये चीज़ें भी है, ठीक है। कुछ हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। आमतौर पर क्या है, 140/90 यानी सिस्टोल अपॉन में डायस्टोल, इसको क्या है, उच्च रक्तदाब माना जाता है, हाइपरटेंशन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो नॉर्मल बीपी हमारा कितना होता है, 120/80, यानी सिस्टोल संकुचन का दाब 120 और हमारे पास डायस्टोल यानी शीतलन का दाब 80 होना चाहिए। परंतु अगर इससे 140/100 या 140/90 हो जाए तो ये उच्च रक्तदाब कहलाता है। और अगर यही चीज़ हमारे पास 100/60 हो जाए, यानी सिस्टोल अपॉन डायस्टोल 100/60 हो जाए, तो ये हमारे पास निम्न रक्तदाब कहलाता है। और अगर ये दबाव 180/120 हो जाए, तो ये समझ लीजिए शरीर में क्या बहुत ज़्यादा घातक है, आर्टरीज वगैरह फट सकती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ब्लड प्रेशर को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है। सैफिग मोमेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा इसे मापा जाता है।
और आपको ये पूरा डिटेल में लेक्चर के अंदर बता भी रखा है कि डॉक्टर इससे मापता कैसे है, पूरा बंद करके फिर लूज करके इस प्रकार से। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों दाब मापने के काम में आता है और इसी से क्या बीपी मापा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं दोनों एक ही प्रकार में है। अब हमारे पास जो चीज़ हमने हिंदी में पढ़ी थी वही चीज़ सेम एज इट इज़ इंग्लिश वालों के लिए नोट्स भी क्या है, ये इंग्लिश में है। अब दिल की धड़कन रुकना, दिल की धड़कन रुकने का मतलब ये है कि दिल का जो हमने क्या है, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे देखी है, तो अगर आपने क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट वाला लास्ट वीडियो देखी होगी, एस ए नोड ए वी नोड भी देखा होगा आपने। तो एस ए नोड का काम क्या है, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करना, यानी विद्युत जो हमारे पास है पल्स को जनरेट करना है। ठीक है, जब ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक कनेक्टिंग सिस्टम जो है ये फेल हो जाता है, तो उस दौरान क्या है, धड़कन अनियमित हो जाती है। यानी कहने का मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ भी धड़क सकती है और एकदम से क्या रुक भी सकती है, बंद भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो ये बंद होने से कहते हैं ना कि कोई दीपक होता है, दिया जो होता है वो क्या है, बुझने से पहले फड़फड़ाता है तेज़। तो उसी प्रकार से एक बार से बहुत तेज़ हार्ट बीट हो जाती है और उसके बाद में क्या एकदम से बंद हो जाती है। इससे क्या होगा, दिल की धड़कन बंद होने से ब्रेन के पास ब्लड जाना बंद हो जाएगा और इससे क्या होगा, पूरा पूरा नर्व सिस्टम जो होता है या सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है और इससे क्या है, आगे व्यक्ति को क्या है, मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अब ये वही चीज़ है कार्डियक अरेस्ट, ये हमने जो पढ़ाई दिल की धड़कन, यही चीज़ है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास एरिदमिया जो है, अतलता। यानी कहने का मतलब जो यहाँ पर क्या रिदम, हम एक नाम पढ़ते हैं रिदम, यानी रिदम का मतलब हमारे पास क्या है, एक नियमितता है किस चीज़ में, कि इतने टाइम बाद धड़कना है, दिल धड़कता है। कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा हमने कि कार्डियक साइकिल 0.83 सेकंड होता है, 0.83 सेकंड होता है हार्ट का। यानी सिस्टोल डायस्टोल में समय जो हृदय लेता है वो 0.83 सेकंड लेता है। ये है उसका, हर बार इतना ही लेगा, ये है उसकी नियमितता। परंतु जब दिल की धड़कन की अनियमितता हो जाए, अब जो क्या है, जो एक हार्ट बीट, देखो ये मैंने निकाला कैसे 0.83, देखिए 72 एक मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, तो 72 बार धड़कने में लगे 60 सेकंड, एक बार धड़कने में लगे 60 बटा में 72, यानी हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.83 सेकंड। यानी जो कार्डियक साइकिल हृदय के जो क्या हमारे पास है, जो चक्र है उसे क्या है, उसकी नियमितता क्या है, 0.8 सेकंड बाद एक हार्ट बीट आनी है। तो अब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो 0.83 सेकंड है, कभी कभी वो क्या है, एक पूरी कंप्लीट एक सेकंड हो जाए, कभी कभी क्या है वो कम या ज़्यादा हो जाए, 0.5 भी हो जाए। इस प्रकार से जो क्या है, अनियमितता आ जाती है उसके धड़कने में, कभी तेज धड़कने लग जाए हृदय, कभी धीमा धड़कने लग जाए। तो ये अनियमितता आना, इसे बोलते हैं हमारे पास अतलता। ठीक है, ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं, ऊपर वाले में देख रहे हैं कि नॉर्मल है अपने पास, ये क्या नॉर्मल, इनमें देखिए इक्वल में क्या, इक्वल डिस्टेंस में क्या है, इस प्रकार से उठ रही है और इक्वल डिस्टेंस में रेस्ट कर रही है। वहीं आप नीचे देखिए, यहाँ पर आपको क्या कहीं पर क्या है, इनके बीच में डिफरेंस, डिस्टेंस से दूरी है ज़्यादा कम नजर आएगी, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ भी कम है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये क्या है, ये हमारे पास अनियमितता है, जो क्या है, हृदय की जो धड़कन है उसके धड़कने की अनियमितता आ जाती है। यानी हार्ट बीट कभी तो क्या हो जाती है, बहुत हमारे पास जल्दी धड़क जाता है और कभी हार्ट बीट लेट आती है। तो ये हमारे पास इसमें आता है। अगला हमारे पास है प्रीधिय संवहनीय रोग। प्रीधिय संवहनीय रोग, इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या, खून के प्रवाह से जुड़ी स्थिति है। जब क्या है, खून जिसमें से चलता है ना, प्रीधिय संवहनीय रोग, सेवन का मतलब जहां से कोई चीज गुजरती हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता। तो जहां ये क्या है, इनमें सिकुड़ी हुई जो खून की जो नसें होती है ना, तो अंगों तक खून कम पहुंच पाता है। यानी धमनियों वगैरह के अंदर क्या होता है, या तो प्लाक जमा हो जाता है, या कैल्शियम वगैरह चीजें जैसे जमा होने लग जाती है, या क्या दाब वगैरह आने से क्या धमनी सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से अंगों के पास पूर्ण रूप से क्या है, कोई ऑक्सीजन पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ब्लड ही नहीं पहुंच पाता जितना चाहिए वहां पर। तो ये प्रीधिय संवहनीय रोग है। तो वो वाले अंग है ना, हल्का काम करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, पैरालिसिस होने का कारण भी यही है। अब किसी के मन में आएगा, नहीं सर हमने तो नर्व सिस्टम पढ़ा है। देखो, पैरालिसिस होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं है, लकवा होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं है कि हमारे पास ब्रेन से ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी धमनी या किसी वेन वो क्या ब्लड सप्लाई करना बंद कर दे, तो आगे के पार्ट तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा
तो भी वहां पर क्या हो जाएगी, उस पार्ट तक नहीं पहुंचेगा तो पार्ट काम नहीं कर पाएगा, उसे भी लकवा ही बोला जाएगा। और अगर सेंसरी ऑर्गन काम करना बंद कर दे, यानी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जानी बंद हो जाए, हमारे पास जैसे बॉडी में क्या होती है, हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होता है, वो बंद हो जाए, तब भी वो हमारे पास क्या होगा, वो भी हमारे पास लकवे का कारण है। ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज सेम एज इट इज हिंदी वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज देख लीजिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर हमें दिखा रखा है कि नॉर्मल ये हमारे पास आर्टरी है, यानी नॉर्मल धमनी है, जिसमें से ब्लड में आरबीसी गोल गोल चकदे में आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये गोल गोल चकदे में क्या है, आरबीसी वगैरह जा रही है, ब्लड क्या है बिल्कुल यहाँ से सही जा रहा है, और ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल सही है, साफ है। अब यहाँ देखिए, अब नीचे देखा गया तो इसके अंदर ये देखो, यहाँ पर कुछ वसा के जो क्या वसा वगैरह, यहाँ कह सकते हैं कि वसा कैल्शियम वगैरह जम जाता है, जिसकी वजह से देखो यहाँ से ब्लड गुजरने में दिक्कत होगी, हो जाएगा सही ब्लड परंतु बहुत कम जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से आगे ऑर्गन को क्या ब्लड नहीं मिल पाता, तो सही से काम नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यही है हमारे पास, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज भी यही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे जुड़ी हुई थी। यहाँ भी देख सकते हैं एज इट इज, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या नीट एंड क्लीन सही है, ये नॉर्मल आर्टरी है। अब यहाँ देखिए इसके अंदर आपको यहाँ पर जमा हो, प्लाक जमा हो नजर आएगा, ये वसा भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, और क्या है कैल्शियम जैसी चीजें भी जमा हो सकती है, जिससे क्या है आगे जाने में दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होगा, ये ऑर्गन्स काम करना, इससे नीचे वाला भाग क्या है, इन यहाँ पर ब्लड सही से नहीं पहुंचेगा, तो इसका क्या है कि काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और ऐसा लगेगा कि जैसे कि ये हल्का हल्का व्यक्ति क्या है लकवे की तरफ जा रहा है। तो ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज थी। एक जन्मजात हृदय विकार, तो देखिए जन्मजात हृदय विकार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। एक बात है, आपने सुना होगा हार्ट मर्मरिंग, यानी हार्ट क्या करता है, मर्मरिंग करता है, यानी आवाज आती है हार्ट में, क्या खर खर खर, बच्चे के क्या है वो, ये ज्यादातर केसेस क्या बच्चों में होता है। जन्म के समय क्या है इस प्रकार की समस्या आ जाती है। इसका कारण क्या है, जो उसके वॉल्व होते हैं, उसके हार्ट में क्या है, जो वॉल लगे होते हैं, जो कपाट लगे होते हैं, वो टाइटली खुलते हैं, और टाइटली ही वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, यानी टाइटली ओपन होते हैं, टाइटली क्लोज होते हैं, यानी मुश्किल से खुलते हैं, टाइट ही खुलते हैं, टाइट ही बंद होते हैं। तो वहां से क्या जोर जोर की आवाज साउंड प्रोड्यूस होती है, उसे बोलता है हार्ट मर्मरिंग। परंतु ये डिजीज है ना, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी ना बच्चे की, तो इस डिजीज से उसे क्या है छुटकारा मिल जाता है। इसका कारण कैसे, हम देखते हैं कि कोई नई चीज लाते हैं और वो टाइट है, उसका बार 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 बार, मान लो कि जूता लेकर के आए हम, हमारे आज जूता टाइट है, उसको पहनना शुरू किया, जब हमने क्या है कई बार पहना, उसको 10-15 बार पहन लिया, तो उसके बाद ऐसा होता है कि वो जूता लूज हो जाता है। सेम एज इट इज ये वॉल स्टार्टिंग में क्या है, बंद होते हैं खुलते हैं, बंद होते हैं खुलते हैं, स्टार्टिंग में नए नए होते हैं इसलिए टाइट है, धीरे धीरे क्या एक्चुअल फॉर्म में आ जाते हैं, और उनसे क्या ये जो हार्ट मर्मरिंग जैसे या जन्मजात से पैदा होने वाले जो विकार है, ये क्या समाप्त हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं और भी है जन्मजात से, और विकार क्या है कि हृदय के हमारे पास यहाँ देखो, अगर आपने पढ़ा है तो क्लास में पढ़ा है, तो देखिए यहाँ पर वेंट्रिकल्स होते हैं, इनके बीच में सेप्टम नामक की यहाँ पर हमारे पास क्या एक झिल्ली या परत लगी होती है। तो ये क्या कई बार इन दोनों के बीच में कनेक्शन ना हो, जैसे इन दोनों के बीच में क्या है ये ना हो सेप्टम, या इसमें होल हो, ऐसा भी हो जाता है। कई बार वॉल्व वगैरह में प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो एक साइड में आप नॉर्मल देख रहे हैं, इधर एक साइड में आप नॉर्मल देख रहे हैं, एक साइड में आपको यहाँ पे अब नॉर्मल नजर आ रहा है। देखिए कैसे, इसमें हमारे पास यहाँ से देखो ये सॉरी, इसमें यहाँ से क्या फ्लो होने का ये कुछ रूट है, और यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास फ्लो होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बड़ा भाग है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। एक हमारे पास कॉन्जेनिटल हार्ट जो क्या है डिफेक्ट है, ये सेम एज इट इज वो इंग्लिश वाला है, उसी को आगे क्या किया गया, जन्मजात से होने वाले जो रोग हैं। अब हमारे पास आता है पक्षाघात यानी पैरालिसिस। देखो क्या है, खून की आपूर्ति में रिकाउट से क्या दिमाग में होने वाला नुकसान, इसे पैरालिसिस। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ पैरालिसिस का मतलब ये नहीं है कि खून अगर ब्रेन तक नहीं जाएगा तभी हमारे पास पैरालिसिस होगा। मैंने पहले ही बताया कि पैरालिसिस होने के कई सारे कारण हैं। आगे कोई डिजीज आएगी जैसे नर्व सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो आप पैरालिसिस को इस चैप्टर और उस चैप्टर दोनों से क्या कर लिया जाएगा, कनेक्ट करके आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या है, स्टॉक, जैसे कि हमारे पास ब्रेन के पास क्या होता है कि ब्रेन की नाड़ी में प्लाक जमा हो जाए, जो हमने पीछे प्लाक पढ़ा ना, उसे क्या है सेरेब्रम के द्वारा, एक सेरेब्रम आर्टरी होती है, उसके द्वारा क्या है ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। कॉर्नरी आर्टरी से हमारे पास किसको मिलता है, हार्ट को, और सेरेब्रम आर्टरी के द्वारा किसे मिलता है, ब्रेन को। जब इसमें क्या है, अगर कॉर्नरी आर्टरी में प्लाक जमा हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अगर उसमें ब्रेन वाली जो आर्टरी है उसके अंदर अगर हमारे पास प्लाक यानी सेरेब्रम आर्टरी में अगर प्लाक जमा हो जाए तो क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उसे क्या स्ट्रोक बोलते हैं, यानी वो नाड़ी फट जाती है, दिमाग की नाड़ी फटना, तो उसे क्या स्ट्रोक बोलते हैं। तो उससे क्या पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये अपने पास क्या थी, वीडियोस थी। ये यहाँ पे वीडियोस कम है,
एंड करता हूँ। ये हम क्या है, हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम यानी उसमें आर्टरी, वेन्स और हार्ट, ब्लड से जुड़ी हुई क्या है, हमने डिजीज पढ़ी है। तो यहाँ पे वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।